जय हिंद प्यारे बच्चों। हमने क्लास 9th के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंदर 2 पार्ट कवर किया था, जिसके अंदर हमने सेल वॉल तक का टॉपिक कवर कर लिया है। उसके आगे आज हम लोग नया टॉपिक्स कवर करेंगे एंड कोशिश करूँगा कि आज इस पार्ट में लगभग पूरा चैप्टर आपका एंड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा फर्स्ट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। ER, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बेटा, ER। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है आपका ER का। अगर मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूँ तो बेटा क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। ये आप देख रहे होंगे, ये एक पूरा एक मेम्ब्रेन है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियस, रफ एंडोप्लाज्मिक का सब सच हम लोग सारी चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। तो एक पूरा एक नेटवर्क है बेटा इंटरनल मेम्ब्रेन का। बाउंड का मतलब क्या है, दैट इज अ कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन। यहाँ पे बाउंड मतलब मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या बेटा, जो पूरी तरीके से घिरा हुआ हो, किससे, मेम्ब्रेन से। एक छाल, एक जाल के नेटवर्क में पूरी तरीके से कवर्ड हो, इसलिए इसको बोलते हैं बाउंड, कवर्ड बाय मेम्ब्रेन। ओके, एंड ट्यूब्स एंड सीट्स, ये किससे किससे कवर होता है बेटा, यानी कि जो ER है ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक मेम्ब्रेन का पूरी तरीके से कवर्ड है और ट्यूब्स और सीट्स का। तो इस एरिया में मेम्ब्रेन क्या है, आप देखिए यहाँ पे ये जो एरिया बेटा, ये जो आपको पर्पल लाइन में दिखाया जा रहा है, फिर से देखिए, ये आपका सीट्स का एरिया है। ये जो पूरा एरिया है आपका, ये सीट्स है। ये जो पूरा एरिया बेटा, ये ट्यूब होता है। ठीक है, वो आपका क्या था, मेम्ब्रेन, ये आपका सीट्स। एंड फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, ये आपका ट्यूब से पूरा बेटा। इसके पहले अगर बात करें तो ये हमारा सीट है बेटा, ये हमारा ट्यूब होता है, और ये पूरा मेम्ब्रेन तो दिख ही रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, अगर इसके बारे में और जाने तो ये बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 टाइप में बांट करते हैं। पहला आपका होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको बोलते हैं RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ का मतलब ही होता है जिसमें रफनेस हो, है ना, जो पूरी तरीके से स्मूथ ना हो। और दूसरा होता है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको SER बोलते हैं। यानी कि ER को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया, RER एंड SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट देखते हैं बेटा। जो RER होता है, इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये कैसा नज़र आया, रफ नज़र आया, दानेदार नज़र आया, खुरदुरा नज़र आया। जबकि ये देखिए यहाँ पे मेम्ब्रेन पूरा देखते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये पूरा दानेदार दिख रहा है ना। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके स्ट्रक्चर के कारण ही। एंड इसके पास जो पार्टिकल्स है ना, उसके में राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं जितने भी दानेदार डॉट 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 दिख रहे हैं बेटा, ये सभी क्या है, इसके राइबोसोम्स है। और ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये सारे इसके मेम्ब्रेन होते हैं। ये जो है ऐसे कवर्ड में है ऑलरेडी, ये सारे मेम्ब्रेन। और जितने भी डॉट डॉट ब्लैक्स में दिख रहे हैं आपको, क्या है, इसके अंदर राइबोसोम है। इसका मतलब है कि एक तो ये रफ है, प्लस इसके अंदर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ओके, राइबोसोम्स आपको पता है कि बेटा क्या है, दैट्स अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑब्वियसली राइबोसोम्स क्या है, वही आपके प्रोटीन के प्रोडक्शंस के लिए, सिंथेसिस के लिए, प्रोटीन को सिंथेसाइज कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम ही मेन सोर्स है प्रोटीन्स के लिए ना। तो ऑब्वियसली ये क्या है, इसीलिए लिखा है कि राइबोसोम साइट ऑफ व्हाट, प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि अगर मैं SER की बात करूँ तो बेटा इसके अंदर राइबोसोम नहीं पाया जाता। देखिए इस स्ट्रक्चर में कहीं भी राइबोसोम नज़र आ रहा है, इसमें ब्लैक में कहीं नहीं। तो ये ठीक है, इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता। यानी कि याद रखिए, राइबोसोम किस में होता है, RER, R से राइबोसोम, S में नहीं होता। इसमें राइबोसोम्स की संख्या नहीं पाई जाती है। ये होता है क्या, इट मैन्युफैक्चर्स फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स। तो अगर राइबोसोम्स नहीं होता है तो प्रोटीन तो होगा नहीं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होता है बेटा, फैट होते हैं और लिपिड्स होते हैं। इसके अंदर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स का जनरेशन होता है। इसके अंदर मेनली वही मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, अब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं। तो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले बेटा ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, एक होता है इंटर और एक इंट्रा। तो यहाँ पे इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, लाइजोसोम है, एंडोसोम है, इंडोगाइटिस है, ये गोल्गी है, और यहाँ पे पूरा आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एग्जॉक्टिस है। तो ऑब्वियसली ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सेल विद इन सेल्स के ना रिस्पॉन्सिबल होता है।
अभी हमने देखा था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या करता है, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, और SCR क्या करता है, लिपिड्स और ट्रांसपोर्ट्स को। तब इसलिए एक साथ मैं बोल सकता हूँ कि इट सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स देम। सिर्फ सिंथेसाइज ही नहीं करता, उसको बनाता है और उसको ट्रांसपोर्ट भी कराता है। कौन बेटा, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि प्रोटीन्स को, फैट्स को सिंथेसाइज करना, बनाना। साथ में जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये सिंथेसाइज किससे होते हैं बेटा, ER के द्वारा। और किस में हेल्प करते हैं, इन बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, इसको बनाने में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यूज कौन करता है, प्रोटीन्स का। और वो प्रोटीन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ER के द्वारा, जो हेल्प करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में। ओके, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज बेटा मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो क्या बोलेंगे, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय ER to build what, plasma membrane. This process is called membrane biogenesis. How can we define? Again, the proteins and lipids that is synthesized by ER to build plasma membrane. This process is known as membrane biogenesis. Got it? Now, अब इसमें देखिए जब कुछ लिपिड्स से बेटा, कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स होता है ना, वो क्या करते हैं, यूज एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। सिर्फ वही नहीं, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स है ना, कुछ उसमें से एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूल में भी यूज आ जाते हैं। एंजाइम्स और हार्मोन्स के बारे में आपको अच्छे से पता है। इसके अलावा इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स। हमने देखा था कि सिर्फ बनाता नहीं है बल्कि उनको ट्रांसपोर्ट भी करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कौन करता है बेटा, ER करता है। अब हम लोग इसमें अगर सेपरेटली बात करें तो SCR क्या बेटा, दैट्स अ सर्टेन सेल्स ऑफ लिवर प्ले अ क्रूशियल रोल in detoxifying many poisons and drugs which enter our body through food, air और water. Obviously हम अपने डेली लाइफ में जो फूड लेते हैं, जो एयर लेते हैं, जो वाटर लेते हैं, हमें लगता है कि वो प्योर है। एक्चुअली में क्या वो प्योर होता है, आप फूड ही देख लीजिए, मैक्सिमम फूड्स आपके विद पेस्टिसाइड्स आते हैं। इसके ऊपर बाहरी इन्वायरमेंट से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी इसके ऊपर जाती हैं। एयर हम लोग जो दिन भर ब्रीथ करते हैं उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक व्हीकल्स के फिल्म है, चिमनी, इतना सारा पॉल्यूशन से वो सब जाता है। वाटर वही पूरी तरह से प्योर नहीं होता। तो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज हमारे बॉडी में जाते हैं ना, उसको डिटॉक्सीफाई करने में, यानी कि एक तरह से उसको प्योर करने में, उसको फिल्टर करने में भी कौन हेल्प करता है बेटा, SCI। इसके कुछ जो सर्टेन सेल्स हैं ना लिवर के अंदर, एक बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेंट को क्या करना है, डिटॉक्सीफाई करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, SCR का। अगर सेपरेटली पूछा जाए तो SCR के रोल में हम ये बता सकते हैं। ओवरऑल SCR ER का पार्ट है तो वहाँ तो ये होगा ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम दिखाया गया आपको। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा गोल्गी एपरेटस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा GA बोलते हैं इसको, गोल्गी, और या इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी एपरेटस कहा जाता है। इन्होंने फर्स्टली इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, ऑब्वियसली जर्मनी के थे, जर्मन साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्गी जिनका पूरा नाम था। ये देखिए ये भाई साहब थे हमारे, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। इन्होंने बोला कि जो अंदर मेम्ब्रेन है, जो इनके अंदर कवर्ड है ना, वो लगभग एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक्चुअली इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ना, इस टाइप का, इसीलिए इन्होंने बोला कि लगभग ये पैरेलल है। पूरी तरीके से पैरेलल तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स ये पैरेलल मेम्ब्रेन्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है ना, एक जैसे ऐसे, ये सारे क्या होते हैं बेटा, पैरेलल होते हैं। यहाँ ये देखिए इसका सेपरेट फिगर है, ये जो दिया हुआ है अंदर यहाँ पे, दैट्स अ सेपरेट फिगर है ना। ये इस टाइप के स्ट्रक्चर में ही दिखता है, ये ऐसा, इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला था, ये वेसिकल्स पैरेलल्स होते हैं। इसके अलावा हम बात करें बेटा, दिस सैक्स आर कॉल्ड सिस्ट्रेन एंड फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। इनके अंदर जो सैक्स होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है सिस्टर्न, एंड इनके अंदर अलग अलग एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। यानी कि क्वेश्चन यहाँ से भी होता है कि जो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ फिल होते हैं, तो ऑब्वियसली गोल्गी एपरेटस के, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर फिल होते हैं। और जिस सैक्स के अंदर उसको बोलता है बेटा सिस्टर्न, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिस्टर्न। जिस सैक्स के अंदर फिल होगा सिस्टर्न, और वो होता क्या है इसके अंदर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये जितने आपके ब्लूएस्ट टाइप में दिख रहा होगा बेटा, एक बार मैं इसको बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ये जो एरिया है आपका जितना भी फील्ड है ना, ये सारे एरिया में देखिएगा अभी जो ब्राउन हो रहा है बेटा, ये सारे आपके इसके अंदर लिक्विड्स फील्ड है ना, एंजाइम्स फील्ड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सिस्टर्ने बोलते हैं ये वाला एरिया को। इट इज़ कंसिडर्ड एज द पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। समझिएगा इस बात को, क्या बोल रहा है कि चूंकि इसके अंदर सारे एंजाइम्स फिल होते हैं और एंजाइम्स पता है आपको बेटा एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलता है कि पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जितने भी केमिकल सब्सटेंसेज जो पैक्ड या फॉरवर्ड होते हैं, जो आगे रिलीज़ किए जाते हैं अलग अलग वर्क के लिए, चाहे फूड का हो, डाइजेशन हो या एक्सक्रीशंस हो, इन सारे प्रोसेस के लिए जो पैकिंग और फॉरवर्डिंग यानी कि पैक करना, बनाना, उसको भेजने का काम कौन करता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। केमिकल क्योंकि सारे एंजाइम्स इसी के अंदर फील्ड है, और जब सारे एंजाइम्स यहाँ फील्ड होंगे तो ऑब्वियसली केमिकल्स तो यहीं फील्ड होंगे ना बेटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल। अब हम फंक्शंस की बात करें, अगर गोल्गी apparatus के फंक्शंस क्या है, तो इसका मेन फंक्शन क्या बेटा? द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी apparatus। जो हमने अभी देखा था कि गोल्गी apparatus के अंदर या उसके बाहर जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पैक और डिस्पैच करके दिया था ना बेटा, सिंथेसाइज करके, जो आपके एंजाइम्स या हार्मोन्स होते हैं ना, उनको अंदर या बाहर टारगेट करके फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है? गोल्गी apparatus करता है। इसका मेन काम क्या है? जो मटेरियल्स बना ER के द्वारा उसको पैकेज और डिस्पैच करके अलग अलग टारगेट्स में, टारगेट्स मतलब अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर सेंड कर देना, ये काम कौन करता है? गोल्गी apparatus करता है। यहाँ देखिए, अभी हम लोग मैं आपको एक 3D डायग्राम में दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे इट फंक्शंस इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन अ वेसिकल्स। ये जो हमारे वेसिकल्स हैं, ये अलग अलग वेसिकल्स होते हैं, इसके अंदर ये 3 काम करता है। क्या क्या? स्टोरेज, उसको स्टोर करने का, मॉडिफिकेशन मॉडिफाई करने का, एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, और साथ में इसको पैकेजिंग करके ट्रांसफ़र करने का भी काम कौन करता है बेटा? गोल्गी apparatus। लाइक यू कैन सी, ठीक से देखिएगा बेटा, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप अब आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे देखिए ये 3 पार्टिकल्स है, ये 3 आपके जो भी सिंथेसाइज किया गया होगा ER के द्वारा, ये 3 यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन इसने 3 पार्टिकल सिंथेसाइज किए, मे बी प्रोटीन्स, मे बी फैट लिपिड्स, जो भी होंगे। अब ये 3 पार्टिकल्स जो सिंथेसाइज हुए हैं, ये तीनों आपस में मिले और ये कहाँ ट्रांसफ़र होंगे बेटा? ये ट्रांसफ़र होंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट वेसिकल्स के अंदर कंबाइन हो गए। ये फर्स्ट वेसिकल्स में गोल्गी apparatus में गए। अब देखिए यहाँ जाने के बाद ये जो फर्स्ट पार्टिकल्स है दे आर ऑल, ये पहुँचे कहाँ बेटा? सेकेंड वेसिकल्स में। सेम एज नेक्स्टली देखिए, फिर से ये कंबाइन होंगे एंड दे आर एंटर इनटू द नेक्स्ट वेसिकल्स। अब एक एक करके ये अगले वेसिकल्स में इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप, जितने भी पैरेलल वेसिकल्स हैं देखते चलिए। यहाँ से फिर ये छोटे पार्टिकल्स हुए नेक्स्ट पार्टिकल्स में, सेम एज यू सी हेयर नेक्स्टली। अब देखिए ये आप फाइनली कहाँ पहुँच चुके हैं बेटा? यहाँ तक। एंड लास्टली अब देखिए ये अभी तक इनसाइड वेसिकल्स थे, अब ये आउटसाइड वेसिकल्स आ चुके हैं, गोल्गी के बाहर आ चुके हैं। और देखिए यहाँ पे 3 पार्टिकल, और देखिए नाउ व्हाट सी दे आर सिंथेसाइज एंड ट्रांसफर्ड। और इसलिए इसके बाहर में है ना, इन्होंने ये जो जहाँ भी गए होंगे वहाँ पे यूज कर लिए गए। तो हमने देखा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो ER से जो पार्टिकल्स मिले उसको किस तरीके से उन्होंने मॉडिफाई करके पैकेज करके आगे भेजा इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये फंक्शंस कौन करता है बेटा? गोल्गी apparatus। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। कुछ केसेज में बेटा ये क्या करता है? इट ऑल्सो कन्वर्ट सिंपल शुगर्स इनटू कॉम्प्लेक्स शुगर। मल्टीपल कुछ ऐसे भी केसेज होते हैं जिसमें सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी करता है कौन? गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये भी इसका एक वर्ग है। एंड द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम। जो लाइजोजोम होता है उसके फॉर्मेशंस में भी गोल्गी apparatus का यूज होता है। तो ओवरऑल हमने क्या देखा? जो ER से जो पार्टिकल्स हैं, जो लिपिड्स या फैट्स हैं, उनको डिस्पैच करने का इनसाइड या आउटसाइड वो भी काम करता है। इसके अलावा स्टोरेज, मॉडिफिकेशंस, पैकेजिंग और वेसिकल्स में ट्रांसफ़र करना प्रोडक्ट को, वो भी काम करता है। इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे केसेज में सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है। एंड लाइजोजोम्स के फॉर्मेशंस में भी ये वर्क करता है। तो ये सारा वर्क किसका है बेटा? गोल्गी का। चलिए तो अब हमने यहाँ पे देखा लाइजोजोम्स के बारे में। तो एक्चुअली लाइजोजोम्स क्या होता है इसको थोड़ा सा देखते हैं।
ये एक वाटरमेलन जैसा, तरबूज जैसा आपको जो दिख रहा है, एक्चुअली तरबूज नहीं है, वाटरमेलन, दैट इज अ लाइसोसोम। ठीक है, इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा दे रहा है, सिंगल सेम मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या बेटा, ये सारे एंजाइम्स कॉम्प्लेक्सेस भरे हुए हैं। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, दे आर सिंपल वन मेम्ब्रेन बाउंड साइट्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। ये सिंगल सेल से फिल होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बस एक सेल्स है, एक जो कवर है, और इसके अंदर बस सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। ठीक है, एक मेम्ब्रेन का सैक्स होता है और इसके अंदर सिर्फ डाइजेस्टिव एंजाइम्स फील्ड होते हैं, इसलिए सिंपलर है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं होता। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम्स जो इसके अंदर फील्ड होते हैं, इसको बनाया किसने होता है, आरईआर ने। ऑब्वियसली ये किसके द्वारा, गोल्गी एपेटाइटिस के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि जो लाइसोसोम होता है बेटा, ये एंजाइम्स कौन बनाता है, ये एंजाइम्स बनाता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्टली, ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द सेल, ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। हम जानते हैं कि हमारे जो बॉडी में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ऑब्वियसली जब मल्टीपल एक्टिविटीज होती है तो बहुत सारे वेस्टेज भी होते होंगे, तो वो जनरेट होते हैं। और ये जो पावरफुल एंजाइम्स है ना, आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग दीज वेस्टेज। तो हमने जो बात की थी, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेज है, जो वेस्टेज है, ऑब्वियसली वो भी तो डाइजेस्ट होता है ना, तभी तो हमारे शरीर से बाहर निकलता होगा। तो उनको ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता। तो इनका ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, जो आसानी से इन वेस्टेज को क्या करते हैं बेटा, डाइजेस्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट। इसका मेन फंक्शन क्या दिख रहा है आपको, कि लाइसोसोम है बेटा, जितने भी वेस्ट पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी में, है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्लांट सेल्स के अंदर वेरी फ्यू लाइसोसोम्स, अब इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेज भी नहीं होते, तो उतना ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन इनके अंदर लाइसोसोम होते तो हैं प्लांट्स के अंदर, लेकिन बहुत ही कम पाए जाते हैं हमारी तुलना में। अगर ह्यूमन एनिमल्स की तुलना में कंपेयर करें तो बहुत ही कम पाया जाता है। क्यों बेटा, बिकॉज जनरली इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द वेस्ट इज स्टोर्ड। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई प्लांट सेल्स हैव वेरी लो लाइसोसोम्स, देन व्हाट इज द आंसर्स, बिकॉज ऑफ कि इन मोस्ट ऑफ द केसेज द प्लांट्स वेस्टेज इज स्टोर्ड, दैट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉट ऑन अ फॉर्म ऑफ सिंगल सब्सटेंसेज। सो चूँकि अंदर उनके वेस्टेज ज़्यादा होते ही नहीं है, ज़्यादा स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, ट्रेवल नहीं करते, ट्रांसपोर्ट नहीं होते, उनको बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ही कम लाइसोसोम्स होते हैं, वहाँ उतना डाइजेस्टिव एंजाइम्स की ज़रूरत है ही नहीं प्लांट को हमारी तुलना में, जैसे हम तो रोज़ लेते रहते हैं ना बेटा। तो ये हमने देखा। अब हम उसके फंक्शंस की बात करें तो हमने देखा था एज इट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल, चूँकि ये डाइजेशन सिस्टम का ही मेन वर्क करता है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल बाय डिस्ट्रॉइंग एनी फॉरेन मटेरियल लाइक बैक्टीरिया एंड वायरस दैट इन्वेड द सेल। चूँकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर कहीं ना कहीं एंजाइम्स क्रिएट करता है, तो इसका एक काम ये भी है कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। किससे, बैक्टीरिया और वायरस से। ठीक है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस होते हैं उससे कहीं ना कहीं एंजाइम्स उसको पहले ही किल कर देता है, मार देता है, उससे प्रोटेक्ट करके रखता है। कौन, लाइसोसोम। सो दैट्स अ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल। लेट्स सी यहाँ पे देखिए, ये भाई साहब मुस्कुराते हुए जो आ रहे हैं, ये हमारे सेल्स पर अटैक करने के चक्कर में, अब देखिए ये अटैक हुआ और गए, और जैसे ही आएंगे ये लेट अस सी है क्या हुआ, इसने यहाँ पे एंजाइम्स ने इस पर अटैक किया और यहाँ पे हो गया इनका खात्मा। तो ये काम किसने किया बेटा, लाइसोसोम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्टली दे रिमूव वन आउट सेलुलर ऑर्गेनल्स एंड रिमूव ऑल ऑर्गेनिक डिब्रीज। जितने भी ऑर्गेनल्स और के अंदर जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेज होते हैं या वेस्टेज होते हैं ना, उनको भी बाहर करने का काम करता है। यहाँ पे वॉर्न का मतलब बेटा क्या, डैमेज्ड। जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे सेल ऑर्गेनल्स है जो डैमेज्ड हो जाते हैं वर्किंग के दौरान, क्योंकि हम लोग जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं ना तो कई सारे सेल्स डैमेज होते हैं, बनते रहते हैं। तो जो डैमेज सेल्स को रिमूव करने का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। ठीक है, यहाँ पर डेब्रिस मतलब हमने बताया था, ऑर्गेनिक डेब्रिस मतलब क्या बेटा, वेस्ट मटेरियल्स। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जितने वेस्ट मटेरियल्स है उनको करने का काम कौन करता है बेटा, लाइसोसोम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जितने भी है ना, जितने भी हार्मफुल वेस्टेज है, इनको अभी क्या करेगा, ये अटैक्ड किया एंड इन सब को ये क्या करेगा, बाहर आउट। ठीक है, ये सब गायब हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा ऑटोलाइसिस। वो प्रोसेस जिसके अंदर लाइसोसोम
जितने भी डैमेज्ड या फिर वेस्ट मटेरियल्स थे उनको बाहर कर देता है। उस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस कहते हैं। एक ये भी क्वेश्चन से आ सकता है कि व्हाट इज ऑटोलाइसिस, तो क्या बोलेंगे बेटा, द पार्टिकल्स, द वेस्टेज और ऑर्गेनिक वेस्टेज और डैमेज सेल्स that is removed by lysosome outside the cell is this process is called autolysis। वो प्रोसेस जिसके अंदर डैमेज सेल हो या फिर वेस्ट मटेरियल्स हो, किसके द्वारा, लाइजोसोम के अंदर बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रोसेस को बेटा ऑटोलाइसिस बोलते हैं। तो ऑटोलाइसिस क्लियर हो गया, ठीक है। ऑटोलाइसिस का मतलब ही देखो सेल्फ डाइजेशन, खुद से डाइजेस्ट हो जाना। खुद से मतलब है एंजाइम से क्रिएट करना। ऑब्वियसली इसमें हम अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रोसेस को बोला गया है ऑटो डाइजेशन। सो दे आर कॉल्ड एज डिमोलिशन स्क्वाड्स। डिमोलिशन मतलब होता है जो किसी को नष्ट कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, और स्क्वाड्स मतलब आर्मी, एक पूरा टीम। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिमोलिशन स्क्वाड, जो कहीं ना कहीं इनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, डिमोलिश करने का काम करता है। कौन, लाइजोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखो डिमोलिशंस का मतलब है ना, जितने भी हमने देखा होगा जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, एमसीडी वाले होते हैं, अवैध बिल्डिंग्स जो बनती है उसको डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिमोलिशन डिपार्टमेंट। वही काम ये भी करता है, जो अनवांटेड जो इन्वेस्टेज है उनको बाहर कर देना, मार देना, सेम काम करता है, इसलिए इसको डिमोलिशन स्क्वाड्स कहा जाता है। नेक्स्टली, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट्स ओल्ड और डैमेज्ड, लाइसोसोम्स बर्स्ट एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स। कई बार ऐसा होता है बेटा, जो लाइसोसोम्स के अंदर ही उसकी डिस्टर्बेंस आ जाती है या उसके सेल्स डैमेज हो जाते हैं, उस कंडीशंस में क्या होता है, लाइसोसोम बर्स्ट करता है और उसके जो एंजाइम्स बाहर निकल कर अपने सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी में कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा ना, तो सेल खुद से क्या होगा, लाइसोसोम वहाँ पे बर्स्ट होगा और उसके जो एंजाइम्स रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, उस सेल को क्या करेंगे बेटा, डाइजेस्ट कर देंगे, डैमेज कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, लाइसोसोम्स का, इन द टर्म्स ऑफ डैमेजिंग। यहाँ पे देखिए, ये जो डैमेज सेल्स है ये टॉक्सिक है, इन्होंने क्या किया, सेल्स के डैमेज को ना गायब कर दिया, सेल को, वो सेल ही गायब हो गया। मतलब अगर उसके अंदर डिस्टर्बेंस हुआ, हमारा सेल्स अफेक्ट हुआ, तो लाइसोसोम खुद से क्या करता है, उस सेल्स पे अटैक करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, बर्स्ट हो जाता है, और इस तरीके से सेल से फिर एक नया सेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं बेटा सुसाइड बैग्स। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार आया है कि वाई लाइसोसोम वाज कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स। हमने क्या देखा कि लाइसोसोम जब खुद से, अगर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस हुआ था, तो खुद से उसने अपने एंजाइम्स को एक्सक्रीट किया और ओल्ड और डैमेज सेल्स को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, खुद बर्स्ट करके। क्योंकि लाइसोसोम खुद से ये काम कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइड का मतलब क्या होता है, जब इंसान खुद से कोई अपने आप को मार ले। तो सेम यहाँ पे क्या किया, लाइसोसोम सेल के अंदर खुद से था और उसने खुद अपने आप को बर्स्ट करके वहाँ पे सेल्स डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइड बैग्स। ओके, तो व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स, आई होप दिस आंसर शुड बी क्लियर नाउ। तो नेक्स्टली नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात आई है, तो देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा। ये जो दिख रहा है, कई बार आपने टाइम्स में देखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन्स की बात करें जब भी, तो ये क्या बेटा, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। देख रहे हैं यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे फिर इसके ऊपर एक सेल, तो यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, 2 लेयर में होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कवर्ड प्रोटेक्ट करते हैं। एंड द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, ये जो सबसे बाहर का मेम्ब्रेन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पोरस, ओके। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, जबकि जो अंदर का मेम्ब्रेन है, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा मुड़ा हुआ है, डीपली फोल्डेड होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन बस सीधा ऐसा दिख रहा है आपको, वो पोरस होता है, जबकि अंदर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है। यानी कि जो 2 लेयर में एक लेयर बाहर का सीधा है, बस उसको कवर करके रखा है, दूसरा क्या होता है, एक मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर होता है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे, इसी फोल्ड्स को क्रिस्टे कहते हैं। हमने इससे पहले देखा था ना, ये ऐसे ऐसे जो ERA केस में आ रहा था, तो सेम है, यहाँ भी उसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं इनको बोलते हैं बेटा क्रिस्टे, ओके। दे क्रिएट अ लार्जर सरफेस एरिया फॉर इफिशिएंट फंक्शनिंग। अब चूंकि ये ऐसे घूमते हैं ना, देखो यहाँ पे ना एक पूरा स्पेस है, यहाँ पे पूरा लार्ज स्पेस है, चूंकि घूम घूम के आते हैं ना, तो ये क्या, एक लार्ज सरफेस एरिया कवर करते हैं, और जो कहीं ना कहीं फंक्शंस को इफिशिएंट बनाता है, ठीक है। तो ये इसका वर्क है।
द माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा उनका अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स भी होता है, ठीक है, यानी कि राइबोसोम्स होता है एंड डीएनए होता है खुद का, उनको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है, दे हैव देयर ओन। उधार का मतलब यहाँ से किसी से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स है बेटा, जो डॉट डॉट दिख रहा है ना, वो आपका डीएनए पार्टिकल होता है, और ये आपका क्या है बेटा, राइबोसोम। इस लेयर को बोलते हैं क्रिस्टे, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है, ये आपका आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये फिगर याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। चूंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, दे आर कैपेबल ऑफ मेकिंग सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। चूंकि राइबोसोम्स का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, और जब इनके पास खुद का राइबोसोम्स है तो ऑब्वियसली दे हैव अ कैपेसिटी टू मेक प्रोटीन ना, तो ये आसानी से क्या करेंगे, अपना प्रोटीन बना सकते हैं। दे हैव अ कैपेबिलिटी, इनके पास कैपेबिलिटी होती है प्रोटीन को बनाने की। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एनर्जी की बात आ रही है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट को के साथ ऑक्सीडाइज होता है एंड फैट्स, और फैट्स के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटी। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट काम क्या है, एनर्जी को रिलीज करना। और ये करता कैसे है, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ को ऑक्सीडाइज कर देता है। ऑक्सीडाइज क्यों होता है, चूँकि एंजाइम से एसिडिक होता है, उसके साथ वो रिएक्शंस करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा और साथ में कई सारा एनर्जी क्रिएट करेगा, उसको रिलीज करता है। तो ये काम कौन करता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी रिलीज कैसे करता होगा, ब्रेक डाउन, अभी मैंने बोला आपका केमिकल प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद ये एनर्जी को रिलीज करते हैं, ठीक है। और एनर्जी किस फॉर्म में होता है बेटा, एटीपी। यहाँ पे देखिए बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई ना, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एटीपी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुआ, तो इसका अगर हम फंक्शंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी विच इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है कि वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, वाई, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अभी हमने देखा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है एटीपी के फॉर्म में। तो अब इसलिए जब एनर्जी रिलीज करेगा तो करेंसी होगी ना, जिसके पास पैसा होगा वही तो बेटा, वही तो रिच होगा ना, उसी को तो फिनेंशियली बोलेंगे ना, उसके पास पैसा है। जिसके जेब में होगा ही नहीं, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा। वही चीज़ है, अगर एनर्जी इसके पास है तो एनर्जी करेंसी भी तो इसी को बोलेंगे ना। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मीन्स इफ यू हैव अ क्वेश्चन why mitochondria is called energy currency of the cell, then what is the answer, because mitochondria produce energy in the form of ATP। यही है जो एनर्जी ATP के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, तो ऑब्वियसली एनर्जी करेंसी यही है, ठीक है। एनर्जी करेंसी का मतलब होता है जो यूजेबल फॉर्म में हो, जिसको यूज करता हो। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं एनर्जी करेंसी या पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस जो वर्ड्स हम लोग सुने हैं ना, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जहाँ पे होता है, जहाँ से ट्रांसमिशन होता है, उसको बोलते हैं पावर हाउस। तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कि एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी एटीपी है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। जो एनर्जी देगा वही तो पावर होगा ना, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना कैसे पावर आ गया भाई साहब में। अब इसलिए पावर क्यों आया, चूँकि इसके पास एनर्जी नहीं है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, मैं आपको भी टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी है, तो नहीं होता था क्या मैं आपको पढ़ाता, बिल्कुल नहीं। आप अगर क्या रीड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास एनर्जी होगी तो बैठ के सुन रहे होगे, नहीं तो आप भी सो जाओगे, कोई नहीं करेगा। तो जब तक एनर्जी नहीं होगी कोई वर्क नहीं होता है। ये भाई सब उछल इसीलिए रहे हैं, ठीक है। द बॉडी यूजेज दिस एनर्जी टू सिंथेसाइज केमिकल कंपाउंड्स। ऑब्वियसली हमारी बॉडी क्या करती है, इसी एनर्जी को यूज करती है और केमिकल कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करती है, वर्क कराती है। केमिकल रिएक्शन जो भी होते हैं ऑब्वियसली इस एनर्जी के कारण होते हैं, ठीक है। सिंथेसाइज मतलब ऑब्वियसली हम जानते हैं कि प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। एंड क्या करता है, और जो सिंथेसाइज करता है, एंड टू डू मैकेनिकल वर्क, मूवमेंट ऑफ मसल्स। और जो हमारे बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं, चाहे हम लोग दौड़े, मूवमेंट करें, कोई भी मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं केमिकल एनर्जी से होता है। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से आया, माइटोकॉन्ड्रिया से।
माइटोकॉन्ड्रिया इस एनर्जी को सिंथेसाइज किया केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, और फिर हमारी बॉडी उसको यूज करती है अलग अलग मैकेनिकल वर्क, अलग अलग मूवमेंट को करने के लिए। और ये आता कहाँ से बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर ना माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता ना हम वर्क कर पाते। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं ना हम और आप, जिससे करते रहते हैं सुबह, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज क्यों कर पाता है? ये मस्कुलर एक्टिविटीज़ किसे कारण है? एनर्जी कारण। अगर ये केमिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो शायद नहीं करती। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट, देखते हैं हमारे जब आप कोई भी मस्कुलर वर्क करते हो तो हमारे शरीर से इतना पसीना क्यों आता है, तुरंत तुरंत पानी पानी क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा हीट जनरेट होता है। तो ऑब्वियसली सिर्फ मूवमेंट नहीं करता बेटा, ये हीट का प्रोडक्शन भी करता है। और क्या करता है बेटा? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेज, हमारे बॉडी में जितने भी नर्व इम्पल्सेज है जिसका सिग्नल ट्रांसमिशन और कंडक्शन हो, उसमें भी ये काफ़ी हेल्प कराता है। और ये बहुत सारे काम है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपका मूवमेंट ऑफ मसल्स हो, हीट का प्रोडक्शन हो, नर्व सेल्स का इम्पल्सेज हो, ये सारा काम क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में केमिकल्स कंपोजिशंस होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब उसको सिंथेसाइज कौन करता है? क्योंकि एनर्जी, और एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब किसका वर्क हो रहा है? कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया का। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिड्स। अब बेटा ये प्लास्टिड क्या है? देखिए ये जो ग्रीन कलर्स में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये होते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, इनका रोल क्या होता है बेटा? प्लास्टिड्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता। प्लास्टिसिड कहाँ पाया जाता है बेटा? प्लांट सेल के अंदर। एक तो ये भी डिफरेंस है, याद रखिएगा, प्लांट्स और एनिमल्स में, कि प्लास्टिक्स एनिमल्स में नहीं पाया जाता, सिर्फ प्लांट में। ये करता है क्या? दे गिव कलर टू लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर्स है ना, तो ये जो कलर वाला पार्ट होता है ना, प्लास्टिड सी क्या करता है? पत्तियों को, फूल को, फ्रूट्स को ये जो कलर्स देता है, ग्रीन कलर्स है, येलो कलर है, रेड कलर्स, ये अलग अलग कलर्स के जो फूल होते हैं, लीव्स होते हैं, ये किसके कारण होते हैं? प्लास्टिड के कारण। प्लास्टिड से उनको कहीं ना कहीं कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा प्लास्टिक्स बेटा दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है कलर्ड, ठीक है, और दूसरा हम जानते हैं कलरलेस और वाइट। हमने देखा होगा जो लीव्स होते हैं जनरली या फ्रूट्स होते हैं, या तो कलरलेड होते हैं या फिर वाइट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको दो टाइप से बांटते हैं बेटा, एक कलर है, दूसरा कलरलेस और वाइट। जो कलर्ड होता है बेटा जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको? क्रोमोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिक्स होता है। जबकि जो कलरलेस, यहाँ पे देखिए रेड कलर दिखे है, जो कलरलेस होता है बेटा उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो एक डिफरेंस तो यहीं पे आपको नजर आ रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज क्रोमोप्लास्ट एंड व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट, तो क्या बोलेंगे? क्रोमोप्लास्ट इज अ कलर्ड प्लास्टिड्स एंड ल्यूकोप्लास्ट इज अ कलरलेस और वाइट प्लास्टिड्स होता है। देखिए यहाँ पे रेड कलर में दिखाया गया है, जबकि ये कैसे होता है बेटा? देखिए यहाँ पे बिना कोई कलर नहीं है, वाइट कलर में आपको दिख रहा है। ओके, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसमें और भी चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। ये क्या बेटा? क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर अ टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट व्हिच आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अभी आप लोग बचपन से याद करते हो जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हो, कि फोटोसिंथेसिस में जो क्लोरोफिल होता है उसके कारण हमारे वो क्या ग्रीन लीव्स होते हैं, पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट्स है। ऑब्वियसली ये किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, क्योंकि यही कलर फॉर्मेशंस के लिए ना, ये ग्रीन क्रोमोप्लास्ट के कारण ही ये प्रेजेंस होने के कारण क्या बेटा? क्लोरोफिल होता है, और वो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर्स लीफ को क्या बनाता है? हरा बनाता है, ग्रीन बनाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, और ल्यूकोप्लास्ट तो वाइट है, इसका कोई कलर तो होता नहीं है। अगर हम फंक्शंस की बात करें तो देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? हेल्प टू हार्नेस सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल इन द फॉर्म ऑफ फूड। जैसा हम लोग फोटोसिंथेसिस में देखते हैं कि जो सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी में रिफॉर्म्स करने का, फूड बनाने का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो क्लोरोफिल नहीं होती, और ना ये ऑब्जॉर्ब करता सोलर एनर्जी को, ना वो कन्वर्ट करता। तो ये काम कौन करता है बेटा? प्लास्टिक्स करता है। ठीक है, और हार्नेस का मतलब यहाँ पे क्या? ट्रैप करना। ट्रैप मतलब ऑब्जॉर्ब करके, ट्रैप मतलब ऑब्जॉर्ब करके रेडिएट करने का काम करता है बेटा। ओके, नेक्स्टली क्रोमोप्लास्ट गिव कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। हमने अभी देखा था, इसको फ्लावर के देने का काम करता है। जैसे यहाँ देखिए अलग अलग टाइप से कैरेट्स हैं, टमाटर लाल होता है, ऑरेंज, बनाना आपका पीला है, ये फूल्स दिख रहे हैं। तो ये जो अलग अलग कलर्स हैं किसके कारण है? क्रोमोप्लास्ट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि अलग अलग फ्लावर्स और फ्रूट्स में कलर्स देने का काम कौन करता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट देता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। अब चूंकि ये कलर देने का काम तो नहीं करता, तो सर इसका वर्क क्या होता है?
तो इसका मेन वर्क क्या होता है बेटा, सिंथेसाइज करना किसको, जितने भी अलग अलग फूड्स के स्टार्च है, ऑयल्स है, प्रोटीन्स है, यानी कि इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई जाती है, स्टार्च पाया जाता है, ऑयल्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ये किसके कारण होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। एक ने कलर दिया, दूसरे ने क्या किया, एनर्जी अलग अलग फॉर्म्स में ना मिनरल्स दे रहा है, कोई स्टार्च दे रहा है, कोई ऑयल्स दे रहा है, कोई मिनरल्स देना है, ये चीज़ें कौन करता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो अलग अलग स्टार्च है, ऑयल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, इनको सिंथेसाइज कौन करता है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि एक प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट तो है एक प्लास्टिड्स, तो ये रोल किसका है, प्लास्टिड्स का। ठीक है, सिंथेसिस मतलब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्शन। तो ये रोल था प्लास्टिड्स का। लास्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो एम्प्टी स्पेस आपको दिख रहा है ना पूरा खाली, ये होता है वैक्यूल। वैक्यूल मतलब ये होता है एम्प्टी स्पेस। तो वैक्यूल्स क्या बेटा, एक स्टोरेज है, सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट। ऑब्वियसली खाली नहीं होता, अगर सारी चीज़ें फिल्ड होगी ताकि जो सॉलिड या लिक्विड कंटेंट जो आउटसाइड इनसाइड जो जमता है वो जाएगा कहाँ, स्टोर्ड कहाँ होगा, तो ये होता है स्टोर्ड सैक्स के अंदर जो होता है वैक्यूलस। ठीक है, ये जो एम्प्टी स्पेस होते हैं उसी के अंदर ये सॉलिड या लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं। दैट इज बाउंड बाय अ सिंगल मेंबर। ये देखिए एक ही लेयर का बना होता है, पतले लेयर का एक ही सिंगल लेयर का फिल्ड होता है वैक्यूलस। ओके, दैट इज वन लेयर्ड ऑब्वियसली। नेक्स्टली दे डू नॉट हैव एनी बेसिक शेप और साइज। ये अकॉर्डिंग सेल जो सेल्स का अपने बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर इनका भी स्ट्रक्चर होता है, इनका अपना कोई शेप और साइज नहीं होता। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूलस चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। जो मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे सेल की नीड चेंज होती है, सेल का शेप साइज चेंज होता है, वैक्यूलस का भी शेप साइज चेंज हो जाता है। एनिमल सेल्स हैव फ्यू स्मॉल साइज एंड टेम्पररी वैक्यूलस। एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूलस होते हैं बेटा बहुत छोटे पाए जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया होता है वैक्यूलस का। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा वर्क है इनका, इसीलिए इनका बहुत ज़्यादा वैक्यूलस पाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जहाँ प्लांट सेल्स के अंदर देखिए और यहाँ देखिए ये छोटा सा एनिमल सेल्स के अंदर कितना छोटा सा टीनी सा है ना, जबकि इसके अंदर कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। तो इनके अंदर होता तो है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। व्हाइट प्लांट सेल्स हैव वन और मोर लार्ज वैक्यूलस। जो वाइट प्लांट सेल्स होते हैं बेटा उसमें एक से ज़्यादा वैक्यूल भी बड़े पॉसिबल हो सकते हैं। जनरली एक तो होता ही होता है, एक से ज़्यादा के भी पॉसिबिलिटीज है, खास करके वाइट वाले में। ठीक है, लिप्स वाले में एक होते हैं लेकिन इसके में पॉसिबिलिटीज है कि एक से ज़्यादा हो। अब हम फंक्शंस की बात करें वैक्यूलस की, तो बेटा ये क्या करता है, दैट्स हेल्प टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ऑब्वियसली स्टोरेज होगा तो इन और आउट इसी पार्ट से होता होगा। तो ये जो हमने बताया था लास्ट में कि ये जो इनके ऊपर ऑस्मोटिक प्रेशर बनता है दोनों साइड से, तो ये सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर से उसको हेल्प करने में क्या करता है, मेंटेन कराता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब यहाँ पर वाटर बैलेंस की बात हो रही है। दे स्टोर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल ग्लाइकोजिन, प्रोटीन्स एंड वाटर। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं बाई उनको, जैसे ग्लाइकोजिन है, प्रोटीन्स है, वाटर्स है, ये इनको स्टोर करने का भी काम करता है। अभी हमने देखा था जो स्टोरेज यूज हो रहा है तो किसको ज़्यादा स्टोर करता है, ग्लाइकोजिन, प्रोटीन्स और वाटर्स को। ठीक है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस, यानी कि वैसे प्रोडक्ट्स जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। हमारे बॉडी में जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके दौरान जो अलग अलग फॉर्मेशंस होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, बाई प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कुछ नाम दिए गए थे, ग्लाइकोजिन है, प्रोटीन्स है, वाटर्स है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए इनके अंदर ये सारे स्टोर्ड है। ठीक है, दे स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड फूड इन एनिमल सेल, एग्जाम्पल इन एमीबा इन स्टोर्स फूड, सो इट कॉल्ड फूड वैक्यूल। अब देखिए ये सिर्फ इनको ही स्टोर नहीं करता, ये ना वेस्ट चीज़ों को भी स्टोर करता है, इसीलिए अमीबा के अंदर ये फूड्स को स्टोर करता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको फूड वैक्यूल। अब जैसे यहाँ पे हमने सिंपली वैक्यूलस बोला था, उसी तरीके से अमीबा में क्या बोलता है, फूड वैक्यूल, जो फूड को लेके कैश करके अपने अंदर रख लेता था उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये देखें अमीबा के अंदर ये जो हिस्सा है ना जहाँ पर कैप्चर करने के बाद इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। इन प्लांट सेल्स वैक्यूलस आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्गिडिटी एंड रिजिडिटी टू देम। ये क्या करता है बेटा, प्लांट सेल्स जो वैक्यूलस होते हैं ना, जो सेल्स में सैप में फिल होते हैं, इनको टर्गिडिटी और रिजिडिटी। अभी ये टर्गिडिटी रिजिडिटी क्या है इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सैप है इसका मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सैप मीन्स मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स के जो मिक्सचर होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सैप। ओके, यहाँ पे टर्गिडिटी का मतलब होता है फॉर्मनेस। फॉर्मनेस मतलब जो चीज़ें फॉर्म के रूप में एक तरह से पासिस आउट होता है उसको बोलते हैं टर्गिडिटी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। और रिजिडिटी का मतलब होता है बेटा स्टीफनेस, मतलब
देखिए यहाँ पे एक सेल सैप है, यहाँ पे समझते हैं इसको, ठीक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे देखिएगा। तो ये जो सेल सैप्स है बेटा, इसी के अंदर जो चीज़ें बाहर आनी है, जो अंदर आनी है, ये जो कवर्ड है ना, जो हमने देखा था टर्गिडिटी, इसके अंदर स्मूथनेस, ताकि उस चीज़ों को वो क्या करे, वैक्यूम स्टोर कर पाए और उनको एज अ फूड चीज़ रिलीज कर पाए। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर करती हैं टर्गिडिटी और रिजिडिटी। एक हार्डनेस, एक रिजिडिटी देती है, ताकि स्ट्रक्चर रिजिड होगा उसको रोक के रखेगा, फिर उसको प्रोवाइड कराएगा, तुरंत पासिंग आउट्स नहीं होगा, उसको संभालना। तो ऑब्वियसली अगर उसके पास रिजिडिटी नहीं होगी, एक टफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो बहुत जल्दी वो संभाल नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें किसके अंदर होती है बेटा, वैक्यूलस के अंदर, और ये वैक्यूलस का मेन फंक्शंस भी होता है, तभी ये कवर कर पाता है, प्रोटेक्ट कर पाता है। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स देखा था बेटा सेल के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि जितने ऑर्गेनल्स हैं बेटा वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हैं, ओके। द सेल्स हैविंग सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। अब हम लोग सेल्स के अंदर थोड़ा सा अगर टाइप्स की बात करें, आपको पता है सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स कौन सा होता है बेटा, जो सेल्स हैविंग सच मेम्ब्रेन बाउंड, जिसके पास ऑल द ऑर्गेनल्स वेयर कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन, यानी कि जिसके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट मेम्ब्रेन हो, एक स्ट्रक्चर हो, उसको बोलते हैं बेटा यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। एंड कैसे याद रखेंगे, द ऑर्गन्स हु इज कवर्ड बाय द मेम्ब्रेन एंड हैविंग सच मेम्ब्रेन दैट बाउंड आर ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वैसे सेल्स जिनके पास एक मेम्ब्रेन हो, जिससे वो कवर्ड होंगे ऑर्गेनल्स उनके, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। जबकि द सेल्स विच डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। उनके सेल के पास, जिनके पास एक डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, डिफिनिट स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि उनके पास मेम्ब्रेन नहीं होता। देखिए, अगर किसी के पास एक कवर्ड मेम्ब्रेन नहीं होगा, वॉल टाइप नहीं होगा, तो क्या उसके पास एक डिफिनिट शेप होगा, क्या नहीं होगा। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक डिफिनिट मेम्ब्रेन है, इसीलिए उनके पास एक डिफिनिट शेप और साइज होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या ऐसा नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, इसलिए इसके अंदर कोई डिफिनिट शेप और साइज भी नहीं होता है इनका, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए बेटा क्या होता है, ये देख रहे हैं एक हमारा एक पूरा सेल्स का जो डायग्राम्स है इसके अंदर, ठीक है। तो ये देखिए एक पूरा बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफिनिट शेप है, हर चीज़ है ना एक स्ट्रक्चर्ड वे में है, सारी चीज़ें प्लेस्ड, जिसके कारण हमने इसको रेडी किया कि ये यहाँ पाया जाता है, सबका एक डिफिनिट शेप और साइज है, इसके फंक्शंस है। तो ऐसा तभी हो पाया ना जब इसका एक कवर्ड है पूरा। दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, दैट इज विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब इसके अंदर तीनों चाहिए चीज़ें पाई जाती है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसके अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो न्यूक्लियस में होनी चाहिए। जो यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है बेटा, दैट रेंज फ्रॉम 5 to 100 माइक्रोमीटर, दैट इज दे आर कंपैरेटिवली लार्जर इन द साइज। तुलना करें अगर कंपैरेटिवली करें प्रोकैरियोटिक सेल से, तो ये इनका साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है, और 5 से 100 के बीच में वैरी करते हैं, तो ऑब्वियसली इनका सेल थोड़ा सा रेंज बड़ा होता है। तो ये याद रखिएगा, दे हैव मोर देन 1 क्रोमोजोम, इनमें एक से ज़्यादा क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द हायर एडवांस यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल्स। चूँकि ये एक वेल डिफाइंड सेलर्स होते हैं, तो जितने भी डिफाइंड जो हायर एडवांस कैटेगरी के आपके यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर प्लांट्स या एनिमल्स हैं, उनके अंदर उनको क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। सेम एज प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैपेसिटी अगर पढ़े तो यहाँ पे देखिए, इनके पास कोई फिक्स नहीं था, सेल वॉल, कैप्सूल, फ्लैजेला, राइबोसोम्स, दे हैव अ 3, इनका कोई बेसिक्स डिफिनिट स्ट्रक्चर तो है नहीं। इनके पास क्या है, इनके 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियर मटेरियल। बस 3 चीज़। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके अंदर पाया नहीं जाता। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस ही नहीं होगा, तो कैसे फंक्शंस पे कंट्रोल होगा, एक बेसिक स्ट्रक्चर होगा। तो इनके अंदर मेनली पाया क्या जाता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मटेरियल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये राइबोसोम्स है, ये फ्लैजेला, ये कैप्सूल्स टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मटेरियल मतलब डीएनए की चर्चा हो रही है, डीएनए पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। ये इनका सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर के कवर है बेटा, ठीक है। ये इनका अंदर जो आपको दिख रहे हैं, ये जो एरिया है, ये क्या है, डीएनए, ठीक है। ये इनके कैप्सूल है, और ये अंदर का जो एरिया पर जेल टाइप लाइल रेड रेड दिख रहा है, ये साइटोप्लाज्म होते हैं,
देयर न्यूक्लियस लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस नहीं होता है उसने इसके अंदर क्या नहीं होगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, इसलिए बोलते हैं इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ हिस्सा तो उन्होंने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन ये अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लैकिंग है नहीं। और जब नहीं होगा तो इससे क्या होता है बेटा, देयरफॉर देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए लाइज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म। जब इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता तो जो डीएनए होता है वो क्या करता है बेटा, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर पाता साइटोप्लाज्म के अंदर से, ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाता, तो साइटोप्लाज्म से इसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं इसके अंदर ही बाउंड है, ये कांटेक्ट नहीं हो पाया। दे कंटेन अ सिंगल क्रोमोजोम, इनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोजोम पाया जाता है, ठीक है। सच अनडिफाइंड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म कंटेनिंग डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्योंकि एक ही क्रोमोजोम्स है और ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्योंकि ये अनडिफाइंड है, पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं होता साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वैसे डीएनए जो अनडिफाइंड है साइटोप्लाज्म के अंदर उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। इसके अंदर जो अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं मेम्ब्रेन में वो भी एब्सेंट होते हैं। इन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी प्लास्टिक्स आर एब्सेंट। ब्लू ग्रीन एल्गी या फोटो बैक्टीरिया के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता, तो ऑब्वियसली ये दोनों आपके बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और इनके अंदर प्लास्टिड्स एब्सेंट होता है। यहाँ पे देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये आपका फोटोसिंथेटिक बिगिन है जिनके अंदर नहीं होता। सो देयर क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन वेसिकल्स, चूँकि अंदर इनके अंदर प्लास्टिक्स होता ही नहीं है, वेसिकल्स नहीं होते, इसके अंदर ये किसे पाया जाता है बेटा, वेसिकल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये जो वेसिकल्स हैं इनके अंदर ही पाया जाता है क्या, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए कारण इनका कलर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किसके बारे में बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया बेटा कौन है, वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। वेसिकल्स की बोलते हैं बेटा जो बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये हम ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था बैग लाइक, उसको क्या बोलते हैं बेटा, वेसिकल्स बोलते हैं। नेक्स्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज 1 to 110 माइक्रोमीटर। वहाँ पे हमने देखा, अभी जस्ट हमने देखा था कि वो 5 to 100 माइक्रोमीटर तक वैरी कर रहा था, जबकि इसका मात्र 1 to 10 माइक्रोमीटर का रेंज है ओनली। तो अब इसलिए देखिए उससे कितना बड़ा मार्जिन है, बहुत बड़ा मार्जिन कवर करता है ये, इसका साइज इसलिए स्मॉल होता है किससे, यूकैरियोटिक सेल से। तो हमने फर्स्ट चैप्टर के लगभग सारी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। हमने सेल्स के अंदर जितने भी पार्ट्स से, सेल वॉल, न्यूक्लियोप्लाज्मा, प्लाज्मा में, इसके अलावा प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूलस है, लास्टली हमने अभी क्या कवर किया बेटा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के और उसके फंक्शंस के बारे में। तो ओवरऑल इस चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई है। फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक इस चैप्टर को स्टडी करिए और आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।